Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर में हम लोग आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम के बारे में बात किया। तो मैंने बताया था कि अर्थ किस तरह से एक्ट करता है और उसकी जो सिस्टम है वो इंटरनली कैसे कनेक्टेड है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सो ओपन सिस्टम जो हम लोग कह रहे हैं वो बात हुई थी जैसे कि वो मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करता है, और इस वजह से जो हम लोग की जो ये चार सिस्टम्स हैं, एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये सारे ओपन सिस्टम है। अर्थ अप्रॉक्सीमेटली क्लोज सिस्टम है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो मीटियोराइट इम्पैक्ट्स होते हैं उसके वजह से वो मैटर भी एक्सचेंज करता है करके। अब ये जो हैं ये सारे सिस्टम जो हैं इंटरलिंक्ड हैं। तो इंटरलिंकिंग मतलब ये हम लोग कह लें कि ये सिस्टम जो है अगर एक सिस्टम भी अगर प्रभावित हुआ कुछ किसी भी कारण से तो वो दूसरे को प्रभावित करेगा। तो पहले ये थोड़ा सा देख लें कि हमारा जियोस्फीयर क्या है करके। इसका जो अर्थ कोर से लेके मेंटल इसको हमने कैटेगराइज किया है जियोस्फीयर में, जिसमें माउंटेन्स भी आ जाते हैं, रॉक्स हैं, सैंड है, डस्ट है, मेटल्स, एस्फाल्ट, ब्रिक्स, ये सारा जो है। हाइड्रोस्फीयर में आपके ओशन, लेक्स, ग्राउंड वाटर भी आ गया इसमें, ग्लेशियर्स भी आ गए, आइस कैप्स भी आ गए, रेन एंड स्नो भी आ गया इसमें करके। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ओजोन एंड विंड, ये आपका एटमॉस्फेयर का है पूरा। और जियोस्फीयर जो है ये हमारा जो है प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स हो गए। तो ये आपके चार सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सो अर्थ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अर्थ एक पूरा सिस्टम जो है, तो एनवायरनमेंट उसका जो है इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सिस्टम इंटरलिंक्ड विथ वन अनदर। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर एक को आपने अफेक्ट किया तो दूसरा प्रभावित होगा उससे। तो इसी तरह से हम लोग जब कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो टेम्परेचर आपका और सिस्टम्स में भी अफेक्ट करेगा करके। तो जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, बादल ज़्यादा बनेंगे, बारिश ज़्यादा होगी, और एक्सट्रीम इवेंट्स के आने के खतरे बढ़ जाएंगे इसमें करके। और दूसरा जो है, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर की बात कर लें तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस कैसे करता है करके इन चीज़ों पे करके। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है इट इज दैट वी ह्यूमन आर इन्फ्लुएंसिंग अर्थ एक्सटर्नल। इंटरनल तो हम लोग नहीं कर सकते, मतलब धरती के अंदर जाके तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके। तो वो तो आपका रहेगा जो प्लेट मोशंस हैं उसको हम लोग नहीं रोक सकते, अर्थक्वेक्स को नहीं रोक सकते, सुनामीज को नहीं रोक सकते हम लोग, वॉल्केनिक इरप्शंस को नहीं रोक सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इससे इसका प्रभाव जो है वो उसको कम किया जा सकता है अगर हमें पता है खतरे का, तो वो कर सकते हैं। तो जैसे ये जो एक्सटर्नल जितने भी हैं सिस्टम्स को, बायोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, आपका जियोस्फीयर हो गया, और एटमॉस्फेयर भी, क्योंकि हम जो बात करते हैं प्रदूषण की और इसकी, तो उसको कहीं ना कहीं जो है ह्यूमंस जो हैं, जो इंसान है, वो उसको अफेक्ट करता है, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो है अगर हम लोग देखें कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अभी कभी करीब करीब नहीं तो 7 बिलियन के आसपास चली गई है, तो किसी भी सिस्टम को आप ओवरलोड करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ये चित्र जो है ये काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे मिला था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपने जो मोटर व्हीकल है उसमें इतने सारे लोगों को लाद दिया तो उसको तो अफेक्ट डेफिनेटली होगा। तो आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अफेक्टिंग दी आपका पूरा ये करके। तो ये धरती को भी के साथ भी जो है अर्थ सिस्टम के साथ भी कुछ इसी तरह के हादसे हो रहे हैं करके। अब ये कुछ वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, जिसमें आप देखेंगे कि 2017 का जो डेटा है वो बताता है कि करीब करीब नहीं तो 7.5 बिलियन के आसपास चला गया है, और अर्बन पॉपुलेशन तो करीब 4 बिलियन के आसपास है। तो सेकेंड
on our daily activities are having measurable effect on one rainfall हम लोग करते हैं, जो कि अगेन क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो क्लाइमेट को भी अफेक्ट कर रहा है कुछ हद तक, एयर को भी कर रहा है। एयर पोल्यूशन की बात होती है आजकल हमारे देश में काफ़ी होता है, ये इंडेक्स कितना है करके शहरों का। वाटर क्वालिटी भी पॉल्यूट करते हैं हम लोग काफ़ी हद तक इसको करके, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल है वो तरीके से नहीं किया जाता है। हम लोग जो हैं अपना जो भी कूड़ा है वो कहीं पे भी फेंक देते हैं, उसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता और उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हैं। तो डिस्पोज सिस्टम जो है वो भी हमको मतलब देखना चाहिए, नहीं तो वो वाटर क्वालिटी तुरंत नहीं होगा, ये कुछ वर्षों के बाद आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा करके। जो पोल्यूशन है, इरोशन भी है, हमारा जो लैंड यूज पैटर्न है उस पर भी बहुत निर्भर करता है करके। तो जो नदियों की कटाई है ये सब भी अफेक्ट करती है इरोशन की वजह से। अगर आपने पेड़ ज्यादा काट दिए तो ये मतलब ये हालांकि हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो एक ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं, बहुत ही तुच्छ एग्जांपल्स हैं करके आप कहते हो कि पेड़ काट दिए तो इरोशन ज्यादा होगा, लेकिन ये है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है करके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डे टू डे लाइफ जो हमारी है उसको अफेक्ट करता है। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट पे, और इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं, जिस तरह के खतरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं करके। अब आके ये बात करें कि हम लोग टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ प्रोसेसेस, मतलब जो भी ये प्रोसेस है इसके बारे में हमें जानकारी अच्छी होनी चाहिए। वो ज़रूरी है टू नो द वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस रिलेटेड टू अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो अगर ये प्रोसेसेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है और समझ नहीं है तो हम लोग जो जैसे खतरे हैं उसके बारे में भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो पहले से बात करे आ रहे हैं कि इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस जानने बहुत ज़रूरी हैं करके। ये एक एग्जांपल है 2016 का, जो कि साइक्लोनिक इफेक्ट हुआ था जिसपे, और इसमें जो है ये टिपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं हमारे यहाँ पे दिखते हैं, और जो इसमें यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं ये डॉट्स जो हैं यहाँ पे, ये एरियाज जो हैं जो कि साइक्लोनिक हैजार्ड से अफेक्ट करते हैं। हालांकि ये रीजन भी है जो कि गुजरात का है, वो भी अफेक्ट होता है। यहाँ पे भी काफ़ी साइक्लोन्स आए हैं, पिछली बार भी आया है, ये साल भी रहा, लेकिन ये जो एरिया है ये एरिया काफ़ी अफेक्टेड रहता है। तो दिस इज द एरिया which gets affected very often by cyclones. So हमारा जो ये साइक्लोन है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, is an intense low pressure zone area in the zone or in the atmosphere over tropical and subtropical waters। ये और इसका एक डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट रहता है, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन जो है, ये चक्रवात जो बनता है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये चक्रवात जो बनता है ये अफेक्ट करता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग रहेगा। ये जो है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। सो द सर्कुलेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज तो आपका जो हुआ वो ये है करके, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा जो कि हम लोग हैं, और क्लॉकवाइज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, एंड दिस इज ड्यू टू दी विंड पैटर्न्स, और वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। और ये जो है आपकी आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, याद रखिएगा ये काफ़ी सूचनाएं यहाँ पे प्रसारित होती है इसके बारे में कि लो प्रेशर जोन कहाँ मिल बनता है, और ये एक तरह से शॉर्ट ऑफ हम लोग कहेंगे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हमारे देश में है, जो कि बताता है कि भाई यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, वो साइक्लोन्स जो हैं वो किस इंटेंसिटी के हैं। तो नीचे उसका ये टेबल जो बना है, इसमें टेबल में दिखाया गया कि इसकी क्या इंटेंसिटीज हैं और इसके बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है करके, और ये डिपेंड करता है आपका विंड जो है, जो हवा की वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है इसको करके। तो वर्धा जो है वो ये हुआ था बे ऑफ बंगाल में हुआ था, ये दोपहर का समय था, और 6 दिसंबर 2016 का है करके। मूव वेस्टवर्ड, मतलब ये वेस्ट की तरफ मूव किया और क्रॉस तमिलनाडु कोस्ट नियर चेन्नई ऑन 12th दिसंबर।
तो इसको पूरा आप सैटेलाइट डेटा से इसको पूरा वॉच कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जो आपके मोबाइल पे भी आ सकते हैं, जिससे आपको ये जानकारी मिलती रहेगी कि ये कितना इंटेंस हो रहा है, कितना और कितना प्रभाव ये उस एरियाज पे डालेगा। और ये फाइनल जहाँ पे लैंड करता है, जिसको लैंडफॉल कहते हैं करके, जहाँ पे एंड होता है, वो एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान की संभावना है करके। तमिलनाडु में था, इसमें काफ़ी कुछ लैंडफॉल हुआ और इसमें करीब 18 लोग मारे गए थे। हालांकि इसकी जानकारी पहले से ही दी गई थी। और ये ऑल इसमें और भी एक चीज़ की जाती है, एक एजेंसी है इनकॉइस, हैदराबाद में है, वो भी इसकी जानकारी देती है और आईएमडी भी देती है करके। और ये सारी जो संस्थाएं हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत आती हैं, तो ये सब जानकारी देती है। उन मछुआरों को भी ये जानकारी दी जाती है कि आप अभी आपका जो फिश कैचिंग है उसको ना किया जाए, उसको अभी सीमित करें जब तक ये साइक्लोन ख़त्म नहीं हो जाता करके। तो ये इसका आप देखेंगे कि ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये सैटेलाइट डेटा से हैं और ये आईएमडी का है करके। तो ये दिखाया है कि पूरा साइक्लोन जो वर्धा था वो किस तरह से डेवलप हुआ। और ये इसकी जो बीच में जो है इसको हम लोग कहते हैं आई करके। तो इसका मूवमेंट जो था वो आपका डायरेक्शन भी एक उसमें दिखाया गया कि मूव किया है टुवर्ड्स द कोस्ट। सो ये ईस्ट कोस्ट की तरफ इसको मूव हुआ है इसका। और ये आपका वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वर्धा इसका इफेक्ट हुआ करके। और ये इसका एक ट्रांजिट दिखाया गया है, ट्रेजेक्ट्री हम लोग कहते हैं जिसको, वो दिखाई गई है जहाँ पे आपका ये डायरेक्शन इसकी दी है कि कैसे मूव किया है यहाँ से पूरा, तो कहाँ जाके ये लैंड किया। सो ये एक क्लोजअप व्यू है कि इसका शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ जाके ये आपका लैंड हुआ है। और कुछ मतलब आईएमडी जो है वो आपकी प्रेस रिलीज भी देती हैं इस करके। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि विंड स्पीड क्या है और कौन कौन से जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं वो अफेक्ट होंगे इससे, इसकी जानकारी पूरी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वार्निंग दी गई थी कि हेवी रेनफॉल वार्निंग, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट मेनी प्लेसेस with isolated heavy fall over coastal Andhra Pradesh is very likely to commence from 11। तो ये डेट भी दे दी गई थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी की, और साइंस में इसको काफ़ी एडवांस स्टेज पे इसको लाया गया है ताकि ये वार्निंग सिस्टम जो है ये काफ़ी पुख्ता काम करे करके, और जितना हो सके उतने कम से कम इससे लोग प्रभावित हों और जान माल का भी नुकसान कम हो उससे करके। दूसरा है विंड वार्निंग भी दी गई थी कि आपका जो है वो करीब करीब इसका विंड स्पीड जो है आपकी, तो वो करीब 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये करेगी, और करीब करीब नहीं तो 55 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से प्रिवेल ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड एडजॉइनिंग सी एरियाज इन नेक्स्ट 12। तो ये इस तरह की जानकारियां जो हैं ये वेबसाइट पे, लेकिन इसकी जो है ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि ये जानकारी नहीं उपलब्ध कर पाते हैं। तो कुछ ऐप्स भी बनाई गई हैं जिसके जिसके रहते मतलब लोकल लैंग्वेज में लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ख़तरा जो है जिस तरह का जो हमारे देश में भी काफ़ी कॉमन है, और ये है भूकंप। तो इसके बारे में एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2016 का है। 2016 में न्यूजीलैंड में एक भूकंप आया था, और भूकंप जो है वो किस तरह की प्रभाव डालता है धरती को, मतलब चीरता हुआ ये इस सतह पे आता है करके, इसकी जो प्लेट मूवमेंट्स होती है उसकी वजह से। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे करके। तो इस तरह के अभी जो हमारा ये 2-3 जो 4 लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोग आपको इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल करेंगे कि भाई किस तरह के इवेंट्स जो हैं वो खतरनाक हैं हमारे लिए, जो कि नेचुरल हैजार्ड्स हैं। और फिर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे जो प्लेट टेक्टोनिक्स और मैंने कहा करके। तो ये एरिया जो है वो ऑफ कोर्स सदर्न रीजन में आता है प्लैनेट के, और यहाँ पे ये बताया गया कि ये भूकंप जो आए थे ये यहाँ पे हुआ था, ये भूकंप हुआ था करके। और इसकी जो डेप्थ है, ये हम लोग जब
अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, डेप्थ से क्या अफेक्ट पड़ता है, और जो रप्चर है, मतलब ये रप्चर जो है वो एक दरार जो है वो धरती की सतह पे आती है, वो क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो था ये 7.8 मैग्नीट्यूड था। डेप्थ जो थी वो काफ़ी 22 किलोमीटर थी। 22 किलोमीटर कुछ नहीं है, धरती की अगर डेप्थ कंप्लीट देखें 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है करके। और जो रप्चर था, जो दरार आई थी वो करीब करीब 70 किलोमीटर की थी। और ये इसमें से 70 में से करीब 36 किलोमीटर जो है वो ज़मीनी इलाके में थी, और बाकी जो है वो समुद्री इलाके में थी करके, करीब करीब 34 किलोमीटर के आसपास वो अंडर सी थी। तो इसने क्या इफेक्ट किया वो हम लोग देखते हैं। और ये जो है, जैसे मैं अभी प्लेट्स के बारे में बात करता हूँ, इंडियन प्लेट के बारे में बात की, इसी तरह से विभिन्न प्लेट्स हैं जो कि हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं इसको। तो ये जो है यहाँ पे इसका दबाव जो बन रहा है ये दो प्लेट्स के बीच में, पैसिफिक प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको कहा गया है। इसके बीच के दबाव के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और ये तो कहेंगे कि स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है, एनर्जी स्टोरेज, वो कभी ना कभी रिलीज होगी और उसकी वजह से ये भूकंप आएंगे करके। तो बैकग्राउंड जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स का है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक चित्र बताता है कितनी प्लेट्स हैं हमारे पास, विभिन्न प्लेट्स हैं। जैसे इंडियन प्लेट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका करके, अरेबियन प्लेट लिखा हुआ है। तो हमारी जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी बाउंड्री है। और इस इलाके में जो है हमारे पास जो है वो सुमात्रा अंडमान प्लेट बाउंड्री है, जिसकी वजह से 2004 का भूकंप और सुनामी आई थी करके। तो ये इसका जो है। और जो ये अर्थक्वेक आया था ये फॉल्ट लाइन कहा जाता है, एक जिसको जियोलॉजिकल टर्म्स में या अर्थ साइंस के टर्म्स में इसको फॉल्ट कहा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फॉल्ट क्या होता है, किस तरह के फॉल्ट्स होते हैं और उससे क्या खतरे हैं करके। सो इसका अगर देखें आगे तो हमारे पास ये है कि इसका 7.8 मैग्नीट्यूड था, और नुकसान आप देखिए क्या हुआ है। काफ़ी घर टूटे थे, और जो सरफेस पे जो इसका रप्चर था वो आप देख सकते हैं, करीब करीब कई जगहों पे तो करीब 1-1.5 मीटर का आपका अपलिफ्ट था। काफ़ी सड़कें टूटी इसमें, रेल ट्रैक्स जो हैं, इसलिए हम लोग जो बात कर रहा हूँ कि मैं फॉल्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अर्थक्वेक जब भी आता है मूवमेंट जो है वो 3 तरीके के उसमें होते हैं, जिसको कहे, एक तो इस तरह से मूवमेंट होगा क्योंकि आपकी प्लेट्स मूव करेगी, या तो रॉक या तो सरफेस जो है वो आपका एक दूसरे से, दूसरा होगा नीचे जाएगा, तीसरा होगा ये ऊपर आएगा। तो ये मूवमेंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका टकराव जो है एक दूसरी प्लेट से कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे ये फ्रैक्चर करते हैं करके। तो जैसे ये एक वीडियो है जो कि अभी चल नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग जब आपको स्लाइड्स अपलोड करेंगे, जो डेटा भेजेंगे, तो उसमें ये वीडियो आप देखिएगा। ये पेटिया फॉल्ट है जिसमें ये दिखाया गया है। ये बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं जो कि दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो उनकी हाइट है ये करीब करीब 6 फीट की है। सो ये जो खड़े हैं, ये पूरा जो पीछे इनके जो वॉल टाइप दिख रहा है ये पूरा एक उठा हिस्सा है। ये धरती भूकंप जब आया तो धरती का हिस्सा पूरा उठ गया है करके, करीब करीब नहीं तो 1.5 मीटर के आसपास का हिस्सा जो था वो उठ गया था। तो इस तरह की जो है वो हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन, सरफेस रप्चर, ये अर्थक्वेक ये करता है करके। तो अर्थक्वेक जब आते हैं वो पूरा लैंडस्केप भी चेंज कर सकते हैं, पूरा आपका जो सरफेस एरिया है उसमें काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, इवन रिवर्स को अफेक्ट करेगा, इवन वो क्योंकि ये 2 मीटर का हिस्सा अगर उठा है तो काफ़ी चीज़ों को ये ब्लॉक करता है करके। तो ये वीडियो आप देखिएगा जब आपको स्लाइड्स मिलती है। ये भी एक हिस्सा है, ये सी बेड है, मतलब समुद्र के पास का समुद्री इलाका है करके। ये भी पूरा 2 मीटर के आसपास उठ गया है यहाँ पे। तो इस तरह के एविडेंस आपको इसमें देखने मिले हैं। ये भी वही हिस्सा आप देख पा रहे हैं करके, यहाँ से पूरा जो है 2 मीटर का पूरा वॉल खड़ा हो गया यहाँ पे। तो ये एविडेंस हैं आपके, इसके ही शुक्र है कि चल गया है करके, आप देख सकते हैं इसको करके। और ये पिछले वाला हिस्सा है, उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं अगर ये चलता है। तो ये नहीं चल रहा है, लेकिन ये वीडियो आपका चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है पूरा पूरा जो है वो 2 मीटर से ज़्यादा, ये वही हिस्सा है जहाँ पे साइंटिस्ट खड़े हैं और दिखाएं, जिनका नाम है केल्विन बेरमैन।
तो ये बता रहे हैं। तो ये देखिए आप, मतलब ये पूरा की पूरा हिस्सा जो है ये पूरा उठ गया है इसमें करके। तो आप देख सकते हैं इनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है करके, और ये पूरा दिखा रहे हैं करके कि ये मूवमेंट हुआ है, किस तरह से मूवमेंट हुआ है करके। ये हिस्सा पूरा ऊपर गया है करके, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं करके इसमें। तो बेसिक जो आइडिया है इसके पीछे ये है कि जब भूकंप आते हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है ना ही लोगों को अफेक्ट करते हैं, घरों को, घर गिर जाते हैं हमारे, लेकिन जो प्रॉपर्टी लॉस, लाइफ लॉस, उसके साथ साथ जो है वो लोकल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं करके। तो ये दिखाया गया है इसमें कि इस तरह के भूकंप में क्या अफेक्ट हो सकता है करके। ये भी एक हिस्सा है जो कि आप देखें कि इसका जो रप्चर हुआ था, जो हम लोग कह रहे हैं कि क्रैक जो आता है जो सरफेस पे, वो कितना लंबा था करके, और किस तरह का मतलब इसमें होता है। तो ये था आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है एक हिस्सा जो है हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। नाउ जियोलॉजिकल हैजार्ड्स, जैसे मैंने कहा कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है, और ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं देशों में आते हैं, जहाँ पे भी प्लेट मोशन है इंडिया में भी है। तो हिमालय, हमारे देश में हिमालय की जो श्रृंखला है वो एक खतरनाक इलाका माना जाता है, जिसका जोनेशन अगर हम लोग बात करेंगे जब आगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि जोन 5 में आता है। इसी तरह से अंडमान निकोबार है, और फिर आपका गुजरात का इलाका है। अब ये एरियाज में पुराने ज़माने में काफ़ी भूकंप आए हैं, और अभी भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग कहें कि अगर 21वीं सदी में देख लें तो 2001 का था, फिर आपके पास 2005 में हिमालय में आया था, 2015 में नेपाल में आया था, और 2004 में आपका अंडमान एरियाज में आया था। तो इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपका जो खतरा है वो देखा जाएगा करके, वो मिलेगा। जैसे हम कहें कि हिमालय में भी भूकंप आता है, और तो वहाँ सुनामी आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि सुनामी के लिए आपको जो है वो पानी का स्तर जो है उसको डिस्टर्ब करना जरूरी है, तो वहाँ पे सुनामी नहीं आएगी। लेकिन आपका अंडमान एरिया जो है जहाँ पे भूकंप आएगा, अगर बड़ा भूकंप आता है तो वहाँ पे सुनामी आ सकती है करके। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं जो ये वो है जापान का, ये 1995 का है, 1995 का कोबे अर्थक्वेक का ये चित्र है जिसमें डैमेज हुआ था। तो जियोलॉजिकल हैजार्ड्स जो हैं हमारे ज़्यादातर अर्थक्वेक्स हैं, सुनामीज हो गए, साइक्लोन्स की बात होगी, लैंडस्लाइड्स हो गए आपके, या तो स्लो फेलियर्स, आपका साइक्लोन्स हो गए, फ्लड्स हो गए आपके। तो ये जो हैं इस पे बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो जनरल बैकग्राउंड अगर हम लोग लेते हैं इसका, तो नेचुरल हैजार्ड्स का, जो कि हम लोग जो खतरे कहते हैं, प्राकृतिक खतरे जो हैं उसके करके, अगर हम लोग एशिया की बात कर लेते हैं करके, सो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया एंड पैसिफिक आर सिचुएटेड इन द वर्ल्ड्स हैजार्ड बेल्ट। तो आप उससे वो नहीं है, करेनिया आपको, आप इस इनके साथ ही जीना है, and are subjected to floods, cyclones, earthquakes, windstorms, tidal waves, tsunamis and landslides। तो ये तो सारे के सारे आपके जियोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं, और जैसे मैंने कहा कि इंडिया में भी ये हम लोग पाते हैं करके। The major natural disasters that occur periodically in this region are largely due to climate and seismic factor। Seismic is earthquake के related है, और climatic factor है। The region has suffered 50% of the world's major natural disaster। मतलब अगर यही एरिया ले ले हम लोग धरती के ऊपर, एशिया और पैसिफिक, तो ये काफ़ी एरिया जो है जिससे खतरा, जिसमें खतरे हैं करके, जो कि नेचुरल हैजार्ड से करके। Now vulnerability to disaster has increased due to increased aggregation of people in urban centers, environmental degradation and a lack of planning and preparedness। सो ये पार्ट है जो कि हम लोग ने बात की कि जानकारी ना होने के कारण, कम जानकारी है, हमने उस एरिया को समझा नहीं है, क्योंकि हमने प्रोसेसेस को नहीं समझा, और हम वहाँ जाके बस गए। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को इन हैजार्ड्स के सामने, इन खतरों के सामने पेश कर रहे हैं कि भाई आओ, हमको हमारा हम पे इफेक्ट हो उसका करके। तो ये एक चीज़ जो है, ये लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, इन पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग
countries actually. Or then vulnerability to natural hazards has increased in many coastal areas due to loss of coastal habitats. कोस्टल इलाके में बचाव भी होता है, और ये आप जैसे कहते हैं हम लोग पर्वतीय इलाकों में पेड़ ना काटो, पेड़ काटेंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, लैंडस्लाइड ज़्यादा होंगे, काफ़ी कॉमन सा फैक्टर हम लोग लेके चलते हैं करके। इसी तरह से जो कोस्टल रीजन्स हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स हैं करके, वो मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स जो हैं वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है इस तरह के इवेंट से करके। जैसे साइक्लोन आ गया आपका, क्योंकि उसमें डेफिनेटली तो जो है वो समुद्र की वेव्स ही आएंगी, आपकी जो लहरें हैं वही आएंगी। सुनामीज में लहरें बड़ी होती हैं काफ़ी, तो वो कहीं ना कहीं इसको सेव करती है लोग जो वहाँ पे रह रहे करके। और ये पाया गया है 2004 में जब सुनामी आई थी, जिस एरियाज में समुद्री इलाकों में जहाँ पे भी आपका मैंग्रोव्स थे, वो एरिया में काफ़ी लोगों को राहत मिली थी इससे करके। तो वो एक प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम मरीन फ्लडिंग एंड इवन सुनामीज। सो ये एक चीज़ हमको ध्यान में रख के चलनी है कि प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है, और लैंडस्केप का और प्रोसेसेस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो वाई नेचुरल प्रोसेसेस आर हैजार्डस, एक सवाल यहाँ पे हम लोग करते हैं कि क्यों हैजार्डस है। इफ देयर इज चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, जो मैं काफ़ी पिछले लेक्चर में भी बात की, अभी भी बात की कि लैंड यूज पैटर्न जो है, लैंड कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैंडस्केप को, तो वो ज़रूरी है, वो चेंज होगा। और वो चेंज क्यों हो रहा है, आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं या तो फॉरेस्ट एरियाज हैं उसको काटा जा रहा है, और उसमें सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक रीज़न है इसका। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है करके, ठीक है, और ये अफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन को। और डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपका लैंडस्लाइड्स एंड हिली टेरेन एंड फ्लडिंग इन प्लेन्स, मतलब अलूवियल प्लेन्स में होता है। जैसे कि हमने अगर बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए या तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए हिमालयाज में, तो वहाँ से इरोजन ज़्यादा होगा, और जल्द आपका नीचे जो तराई इलाके हैं उसमें फ्लडिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा करके। डिफॉरेस्टेशन से आपका क्या करेगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड। और फाइनली अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, और पोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, और ओवरऑल जो है इकोसिस्टम जो है उसको अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो हम लोग सिस्टम्स की भी बात की, तो वो भी यहाँ पे आपका लागू होता है। तो इसी के साथ यहाँ रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।